शुरुआत अहम खबर के साथ। अयोध्या तनाज़े मामले से जुड़ी खबर है। पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। पीस पार्टी ने अपनी अर्जी में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अकीदे की बुनियाद पर था, न कि मेरिट की बुनियाद पर। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया था। नजरसानी की अर्जियां खारिज होने के बाद ये पहली क्यूरेटिव अर्जी है। तो बेहद अहम खबर अयोध्या तनाज़ा मामले से जुड़ी हुई, जहां पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की। और सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, बहुत अहम खबर, आपसे ताज़ा जानकारी चाहेंगे। जी देखिए हिना, ये पहली याचिका जो है वो क्यूरेटिव के रूप में दाखिल की गई है पीस पार्टी की तरफ से। हालांकि इससे पहले पुनर्विचार याचिकाएं अयोध्या विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर से कहा था कि जो उन्होंने फैसला दिया है, जिस फैसले में इस पूरे मामले में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ अल्टरनेट लैंड देने के लिए यूपी गवर्नमेंट को आदेश दिया है, इस पूरे आदेश में अब बदलाव नहीं किया जाएगा। उसी आधार को देखते हुए पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीस पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि इस पूरे मामले में मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं लिया है, आस्था के आधार पर उन्होंने फैसला लिया है। लिहाजा जो संबंधित बेंच है वो इस पूरे मामले पर दोबारा विचार करे। तो कहीं ना कहीं ये पहली याचिका है क्यूरेटिव के रूप में जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इसके बाद कई ऐसी याचिकाएं हो सकता है आने वाले दिनों में हिना दाखिल की जाएं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि विवाद मामला एक बार दोबारा पहुंच गया है, जिसमें यह मांग की गई है कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले पर विचार करे जिस फैसले में पुनर्विचार याचिका को खारिज किया गया था। हालांकि पीस पार्टी ने यह भी कहा है कि आस्था एक बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता है, जबकि इस पूरे मामले में मेरिट के आधार पर तय होना चाहिए कि आखिर इस पूरे मामले में फैसला क्या होगा। फिलहाल 5 जजों की संवैधानिक पीठ इस पूरे मामले की अब सुनवाई करने वाली है, जब भी वो नया बेंच का गठन करेगी और जब तारीख मुकर्रर करेगी। लेकिन फिलहाल पीस पार्टी ने देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट अपने पुनर्विचार याचिका पर जो उन्होंने फैसला दिया था उस फैसले पर दोबारा विचार करे। जी सुशील, तो काफ़ी अहम मामला रहा है ये, लगातार जो है सभी की नज़रें भी इस मामले की जानिब लगी रही हैं। किस तरह से आप देखेंगे, क्या कुछ वहां पर दिखाई दे रहा है कि जब ये क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है, इसके बाद क्या कुछ आगे हो सकता है? जी देखिए, फिलहाल इस पूरे मामले में हिना ये पहली याचिका है जो क्यूरेटिव के रूप में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है। इसके बाद कई ऐसे याचिकाकर्ता हैं जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, जिसमें सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी हो सकता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर उन्होंने रिव्यू पहले ही फाइल किया था। हालांकि वो भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि जब पुनर्विचार याचिका हिना खारिज की गई थी तो उनकी तरफ से कहा गया था कि वो इस पूरे फैसले को दोबारा देखेंगे और अगर जरूरत पड़ता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल करेंगे। पीस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की जा चुकी है और उनसे ये मांग की गई है कि दोबारा कोर्ट इस पर विचार करे। लेकिन अभी देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मुताबिक और कितने लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राम जन्मभूमि विवाद मामले में एक बार फिर से बोतल से जिन बाहर आया है। अब देखना यह होगा जब संबंधित बेंच का गठन किया जाएगा और जब इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे तो क्यूरेटिव के इस पूरी पिटीशन पर सुनने के बाद क्या वो उन्हें राहत देते हैं, दोबारा उस फैसले पर विचार किया जाता है या नहीं। लेकिन जिस तरह पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, उस पुनर्विचार याचिका के मुताबिक ये साफ कह दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने पहले फैसले पर विचार नहीं करेगा, क्योंकि जो फैसले ले लिए गए हैं वो फिलहाल तमाम पक्षों को सुनने के बाद, तमाम पहलुओं को देखने के बाद, तमाम सबूतों को देखने के बाद, ASI की रिपोर्ट को देखने के बाद ही लिया गया है। उस फैसले के मुताबिक 5 एकड़ जो जमीन दी गई थी मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए, उससे तमाम जो पक्षकार हैं वो नाखुश थे और उन्होंने रिव्यू फाइल किया था। लेकिन रिव्यू से राहत नहीं मिली तो हो सकता है आने वाले दिनों में वो क्यूरेटिव फाइल करे। लेकिन पीस पार्टी पहली ऐसी याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है क्यूरेटिव के रूप में। पर लगातार नजर भी बनी रहेगी। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी देने के लिए। एक और अहम खबर, राजीव गांधी कत्ल केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु हुकूमत से कहा है कि मुजरिम AG पेरारी, विलन और दीगर कसूरवारों की रिहाई के सिलसिले में क्या कदम उठाए गए हैं, उन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए।
अदालत ने इसके लिए रियासती सरकार को 2 हफ्तों की मोहलत दी है। इससे पहले अदालत ने सरकार से कहा था कि मुलजिमों की माफी की अर्जी पर फैसला करे। अर्जी गुजार पिरारी विलन की जानिब से कहा गया है कि उसने 2008 में गवर्नर के पास माफी की दरख्वास्त लगाई थी, इसकी बाकी सजा माफ की जाए क्योंकि वो पहले ही 27 साल जेल में गुजार चुका है। अदालत ने कत्ल की बड़ी साजिश की जांच पर भी नाराजगी जताई कि सीबीआई जांच में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। एक और अहम खबर, श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में आज सुबह उस वक्त खौफ दहशत का माहौल पैदा हो गया जब यहां दरियाए झेलम का बांध एक जगह से ढह गया। इसके बाद यहां खासी तादाद में लोग जमा हो गए। लोगों का कहना है कि 2014 के तबाहकुन सैलाब ने श्रीनगर में काफी तबाही मचाई थी। 7 सितंबर 2014 को भी दरियाए झेलम का बांध कई जगह धंस गया था। इसके बाद भारी मिकदार में पानी श्रीनगर शहर में दाखिल हो गया था। लोगों ने इल्जाम लगाया कि इसके बाद हुकूमत और दीगर मुताल्लिकीन ने सुस्त रफ्तारी से काम किया और काम सही ढंग से नहीं किया गया। उधर इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने फौरी तौर पर SDRF को मरम्मत के काम पर लगाने की हिदायत दी है। इसके लिए जिला इंतजामिया ने 10 लाख रुपए दिए हैं। इस मामले को लेकर DC श्रीनगर ने जांच के अहकाम भी सादिर कर दिए हैं। श्रीनगर का शिवपुरा इलाका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जहलिम का बांध है वो पूरी तरह से धंस चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर जो रोड यहाँ से जा रहा था, जो बांध का रोड जा रहा था, वो भी धंस चुका है। राहत की बात ये रही कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है अभी नीचे है, जिसकी वजह से यहाँ का जो एरिया है, जो लो लाइंग एरिया ये कहलाता है इंदिरा नगर का या शिवपुरा का, वो बच गया है। 2004 में जो आपको पता है कि डिवास्टेटिंग फ्लड्स आया था, उसके बाद उन्होंने तब इमीडिएटली वॉर फुटिंग पे प्लग किया था, जहाँ पे यहाँ से लेके वहाँ तक 3 जगह ब्रीच हुआ था। तो डिपार्टमेंट के नोट्स में हमने तब लाया था, तब इन्होंने किया था प्लग तो किया था, और टो वॉल भी इस साइड से दिया था, टो वॉल तो किया, मगर उसके बाद बैक फिलिंग नहीं की। और यहाँ से अगर आप देखेंगे PHE की वाटर वर्क्स की वो वाटर पाइप अभी भी वो सिंक हो रही है, 4-5 जगहों पर उसमें लीक है। इन राइटिंग भी इनके नोट्स में लाया, PHE की नोट्स में और इरिगेशन की नोट्स में भी लाया, तो मगर कोई एक्शन उन्होंने नहीं की। श्रीनगर का मेन हब है लाल चौक। अगर यहाँ पानी ब्रीच होता है तो लाल चौक पहुंचने में ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर में पूरा लाल चौक डूब जाएगा। ऑलरेडी हम 2014 के सफ़र्स हैं, हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई उस टाइम भी हेल्प नहीं मिला है। वो 10,000 20,000 रुपये से कुछ नहीं होता है ऑलरेडी हम लोग। लेकिन हमारे लिए हमारी मुसीबत ये है, एक तो हमको कंटोनमेंट बोर्ड ने दबा के रखा है एक साइड से, दूसरे साइड से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपने जिम्मे पे ना लेती है, ना कंटोनमेंट बोर्ड अपने जिम्मे पे लेता है। अगर पानी की लेवल 6 इंच या 1 फुट ऊपर होती तो रातों रात हम पूरा इलाका सिंक हो गया होता। कौन जवाबदेही किसकी है? सबसे पहले तो डिपार्टमेंट को हमने कहा है रेस्टोरेशन वर्क शुरू करने के लिए आज ही, और जो पावर सप्लाई यहाँ से कट की है 4 ट्रांसफार्मर जिसमें अफेक्टेड है, अल्टरनेटिव पावर सप्लाई इमीडिएटली उसमें रिस्टोर की जाएगी और डिपार्टमेंट इमीडिएटली जो ब्रिज का है काम, इसमें रेस्टोरेशन का काम शुरू करेगा। और एक इंडिपेंडेंट इसमें इंक्वायरी भी हम करवा लेंगे, चेक करवा लेंगे कि कहीं मटेरियल में जो कोई प्रॉब्लम या कोई क्वालिटी जो इशू है उसकी वजह से ना हो। ओवरऑल काफ़ी जो इसमें डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, जिसमें ऑलरेडी डिपार्टमेंट ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू भी किया और जैसे ही वेदर इंप्रूव होता है तो फर्दर इस पर काम भी किया जाएगा। अब कोशिश करेंगे कि इस चीज को और मजीद नुकसान होने से बचाया जाए और इसको परमानेंट सोल्यूशन देखा जाए। लेकिन रेजिडेंट्स का यही इल्जाम है कि 2014 से अब तक सरकार कहां थी। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। खबर दोपहर में आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली असेंबली सीट से बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव को मैदान में उतारा है। सुनील यादव ने न्यूज़ 18 के नुमाइंदे विक्रांत से खास बातचीत की और दावा किया कि वो CM केजरीवाल को हराएंगे। हमारे साथ हैं सुनील यादव जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सुनील जी, ये कहा गया कि आपका नामांकन बदलने जा रहे हैं, सबसे पहले तो दर्शकों को ये बताइए कि बीजेपी की तरफ से आप ही चुनाव लड़ रहे हैं। मैं दिल्ली प्रदेश युवा मोर्चे का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष हूँ और मेरे से बड़ा कोई सेलिब्रिटी अगर कैसे हो सकता है, जो भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी, जिसके देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और जिसके अभी अध्यक्ष बने JP नड्डा जी, ऐसे पार्टी का व्यक्ति सेलिब्रिटी से कम है क्या युवा मोर्चे का अध्यक्ष दिल्ली का, जो कैपिटल का अध्यक्ष हो? तो मैं पढ़ा लिखा आदमी, लोकल यहाँ का रहने वाला, आज इस विधानसभा के साथ आज पहली बार न्याय होने जा रहा है कि यहाँ के लोग आंखें बिछाए बैठे थे कि किसी लोकल को मिले जो रीचेबल हो। नॉट रीचेबल CM पहले 3 साल शीला दीक्षित रही, लोग वहां पहुंच ही नहीं पाते थे
और अब आने वाले टाइम पे केजरीवाल जी 6 साल से पकड़ में नहीं आते लोगों के, तो वो होंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन लोकल की जनता यहाँ बहुत परेशान है, त्राही है, वो इनको सबक सिखाएगी इस चुनाव में। आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि सुनील यादव को बलि का बकरा बना दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अभी तो चुनाव बताएगा कि बलि का बकरा कौन है, क्योंकि ये चुनाव लोकल वर्सेस अदर्स होने वाला है। केजरीवाल मैं कहता हूँ नॉट रीचेबल सीएम है, वो दूसरों के लिए हो सकते हैं अवेलेबल है। नई दिल्ली की विधानसभा त्रस्त है, ना अपने घर का कोई फंक्शन हो तो चूना लगवा सकती है, ना किसी का ट्रांसफर। एनडीएमसी नई दिल्ली विधानसभा के अंडर में आता है। 25,000 एम्प्लॉय इधर मारे घूमते, कभी किसी को ट्रांसफर की जरूरत होती है, किसी को पोस्टिंग की जरूरत होती है, किसी को पक्का कच्चा होने की जरूरत होती है, वो पता नहीं कहाँ रहते हैं। यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय बहुत परेशान है, सर्वेंट क्वार्टरों में रहने वाले लोग परेशान है, उनसे मिल नहीं पाते, बच्चों के एडमिशन के लिए के खाते नहीं हो पाते तो उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं। 150 रुपये चाहिए उनको सिविल लाइन जाने के लिए, तो कितना। अब मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष हूं दिल्ली का, क्या मैं अपने आप को सेलिब्रिटी से कम नहीं मानता, लेकिन हम लोग डाउन टू अर्थ है, स्वयं सेवा के धरती से जुड़े हुए लोगों को काम करने में विश्वास रखते हैं। हमें कोई ना मुझे बाइट देते देखोगे ना फाइट करते। मैं केजरीवाल को यहाँ से खदेड़ दूंगा इस बार। सुनील जी, आप जगत प्रकाश नड्डा के घर के बाहर खड़े हुए हैं, कल ही नए अध्यक्ष बने हैं, तो क्या इस बार दिल्ली के चुनाव का सबसे बड़ा तोहफा आप ही देने जा रहे हैं? अभी जब आप निकलोगे मैदान में, अभी मेरा पहला ही दिन है, आप लोग देख रहे हो, जैसे मैं निकलूंगा आपको पता चल जाएगा, किसी 24 घंटे के अंदर पता चल जाएगा केजरीवाल जी इसी विधानसभा में आके डेरा डालेंगे, और वो ना हारे तो मैं गारंटी देता हूं आपको यहाँ से, क्योंकि जनता यहाँ परेशान है उनसे। होंगे बड़े नेता, लेकिन लोकल काम नहीं करोगे तो बड़े से बड़े। इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है, राहुल बाबा चुनाव हारे ना स्मृति ईरानी जी से, अगर ये काम करते तो क्यों हारते। आज ये स्थिति केजरीवाल की। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और वहीं नई दिल्ली असेंबली सीट से दिल्ली के उजाला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार रमेश सब्रवाल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, और इस बातचीत में उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लोगों को गुमराह किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रमेश सब्रवाल यहाँ मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, कितने आप अपने आप को पानी में समझते हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी छवि है, और आपका नाम लोगों के लिए शायद थोड़ा अनजान है। उसका पहले आप ये बताएं। ये आपको लगता है मैं अनजान हूँ, केजरीवाल यहाँ के लिए अनजान है। मीडिया के हाइप से, पब्लिसिटी करके आदमी नेता नहीं बनता, नेता कर्म से बनता है, कार्य से बनता है। उस व्यक्ति ने नई दिल्ली में कोई कार्य नहीं किया। अगर नई दिल्ली में नहीं किया तो दिल्ली में नहीं किया। मेरे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला, मेरे यहाँ कोई स्कूल अपग्रेड नहीं कराया, मेरे यहाँ कोई नौकरी नहीं लगाई, मेरे यहाँ उस व्यक्ति ने कोई भी काम। पानी मेरा पहले ही फ्री था, हमारे सरकारी घरों में मीटर नहीं होते पानी के। तो 200 यूनिट पानी कहाँ फ्री था? अब मेरे यहाँ तो बिल ही नहीं होता बॉस, बिल ही नहीं आता। हमारे यहाँ बिल नहीं आता पानी का, हमारे यहाँ बिल, हमारा पानी पहले से ही फ्री है। सिर्फ झूठ बोलता है वो व्यक्ति। मेरे नई दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। जब उसने नई दिल्ली में काम ही नहीं किया तो दिल्ली में क्या काम किया होगा? जब नई दिल्ली में काम नहीं किया तो दिल्ली में क्या काम किया होगा? मेरा सवाल ये है। तो वो 10 गारंटी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर से पहले उन्होंने 10 गारंटी दी। नामांकन कल वो भरने गए तो जो जनता जनार्दन का समर्थन देखा गया, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी बड़े प्रत्याशी की घोषणा होगी। पर कांग्रेस की तरफ से आपने भी बहुत सर्विस की है, बहुत काम किया है, NSUI में काम किया है, DPCC में काम किया है। अब ये कितना बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का, और शीला दीक्षित जी को जो दिल्ली की जनता मिस कर रही है, उसको आप भरपाई कैसे करेंगे? जो शीला जी ने रास्ता दिखाया मेरे क्षेत्र को, उसको हम पूरा करेंगे। वो भी लोकल नहीं थी, उनको भी हम लोग ही बताते थे कि ये समस्याएं हैं, पर अब तो लोकल कैंडिडेट आने से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप इनकी भावनाएं मेरे से अलग से पूछ के देखिएगा। हमने कितना काम किया, कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया, और मैंने इंडिविजुअली कितना काम किया है। आज ये जो वाल्मीकि मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर NDMC ऑटो वर्कशॉप थी, मैंने पूरा संघर्ष किया सूखाराम जी के साथ, रतनलाल वाल्मीकि जी के साथ, जो मेंबर होते थे NDMC के, अमर सिंह उज्जैनवाल जी के साथ, हम लोगों ने इस वर्कशॉप को हटवाया। आपको यकीन था कि आपका नाम सूची में आएगा? क्या आप इसके लिए तैयार थे? मैं तैयार नहीं था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे लगता था कि हर बार की तरह मेरे साथ फिर इस बार जो है, पर मेरी लीडर ने, मेरे जो सोनिया जी हैं और जो मेरे बाकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली के, सब लोगों ने, चाको जी थे, सब लोगों ने सुनी बात, और सारे वर्कर्स की बात सुन के उन लोगों ने फैसला किया कि जो न्याय यहाँ की जनता के साथ हो रहा है वो नहीं होगा। इसको हम सेलिब्रिटी सीट नहीं रहने देंगे, इसको हम स्थानीय सीट में कन्वर्ट करेंगे, स्थानीय चुनाव है। मेरे अंतिम 2 सवाल सर, दिल्ली की जनता को आप क्या वादा करेंगे, और क्या कुछ जो केजरीवाल नहीं कर पा रहे आप करेंगे उनके खिलाफ? हम स्ट्रेस फ्री जिंदगी कैसे इंसान की बनेगी दिल्ली में, हम उसकी तरफ जाएंगे। कैसे व्यक्ति सड़क पर जब चले
स्ट्रेस उसको ना आए, तनाव ना आए। तो वो भी कह रहे हैं। वो तो करता कहाँ है, 6 साल तो हो गए उसको, क्या कर दिया उसने, क्या मुझे एक बता दीजिए। नहीं, बात फ्री की नहीं मैं कर रहा, मैं 40% महिला सुरक्षा, मैं आ रहा हूँ। अब मार्शल की बात करें, यातायात साधन, मैं बात कर रहा हूँ ना। सबसे बड़ा काम जो मुझे करना है, 40% के बाद जिस बच्चे के मार्क्स 33% और 40% आए हैं 12वीं के बाद, उसकी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होगी। ये मेरा सपना है। मैं दिल्ली एनएसयू का प्रेसिडेंट रहा हूँ, ऑल इंडिया एनएसयू में रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे चुनाव मैंने लड़वाए हैं। ये मेरा एक सपना है कि एक बच्चा अगर उसके ज़िंदगी में एक बार नंबर कम आते हैं तो उसको मैं डिप्राइव नहीं होने दूंगा, उसको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा, जिससे उसके मार्क्स अगली बार और ज़्यादा अच्छे आए। कोई प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मैं हारूंगा, मैं भी आपको ये शुभकामनाएं दे दूंगा कि आप जीतेंगे। मगर सवाल बस इतना है, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि सुनील यादव भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं, केजरीवाल के खिलाफ देखा जा रहा है कि दोनों प्रत्याशी दोनों बड़ी पार्टी की तरफ से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आप कांग्रेस की बात करेंगे, मगर जानना चाहूँगा सुनील यादव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और क्या आप अपने आप को कमजोर समझते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना, अगर मैं कमज़ोर हूँ तो फिर सरकारी कर्मचारी कमज़ोर हो जाएगा। सोनिया जी ने जो सपना दिखाया हमको, सरकारी कर्मचारियों की जो आवाज़ हमको सिस्टम में लाने की कोशिश करी है, उन्होंने अपने साथ बिठाने की कोशिश करी है। मुझको टिकट देने का मतलब है सरकारी कर्मचारी के खून को टिकट मिला है, सरकारी कर्मचारी के बच्चे को टिकट मिला है, सरकारी कर्मचारी को टिकट मिला है। इन हितों के लिए जो अनहित हमारे हो रहे थे, बायोमेट्रिक लगा दिए मोदी जी ने, बायोमेट्रिक लगा दी केजरीवाल जी ने। क्या हम चोर हैं? क्या हम टाइम पे पहुंचते नहीं दफ्तर के अंदर? और हमारे लिए जन लोकपाल बिल आएगा। क्यों भाई, सरकारी कर्मचारी के इंसान नहीं है क्या? हमने करप्शन करते हैं हम देश के अंदर, देश की सेवा करते हैं 24-24 घंटे, हमारे माँ बाप काम करते हैं, हमारे में से एक करप्ट हो सकता है, हम किसी से कुछ नहीं मांगते, लोग हमारे को आकर गिफ्ट देते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि हम करप्ट हैं। कोई हर समाज के अंदर गलत लोग हो सकते हैं, पर ये थोड़ा कि अब हमें केजरीवाल ने तो हमारी कम्युनिटी को पूरी की पूरी सरकारी कर्मचारी को बदनाम किया। चलिए, धन्यवाद सर। साफ तौर पे परिणाम बताएंगे कि 11 फरवरी को जब नतीजे आते हैं तो दिल्ली की जनता जनार्दन किसको जिताती है और किसकी सरकार चुनती है। ये अपने आप को केजरीवाल के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी के रूप में समझते हैं। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने शहरियत तरमीमी एक्ट NRC NPR के खिलाफ खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में मुत्तहदा मुहाज बनाम जनता दल, सेकुलर, MIM, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटर्स ने जमकर हंगामा आराई की। इस दौरान NRC, CAA और NPR के खिलाफ तजवीज़ मंजूर कर ली गई। वहीं इस मीटिंग से शिवसेना और BJP ने वॉकआउट किया। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने CAA, NRC और NPR के खिलाफ खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड की मीटिंग तलब की थी। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मालेगांव शहर में भी NRC, CAA के खिलाफ धरने का सिलसिला जारी है। अवाम मरकजी हुकूमत के इस फैसले से नाखुश है, इसलिए कॉरपोरेशन के हॉल से इन कानून के खिलाफ तजावीज़ पास करने के लिए मेयर ताहिरा शेख रशीद ने खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड की मीटिंग तलब की थी। इस दौरान NRC, CAA और NPR के खिलाफ तजवीज़ मंजूर कर दी गई। वहीं इस मीटिंग से शिवसेना और BJP ने वॉकआउट किया। विशेष महासभा लेकर हमने आज एक ठहराव पास किया। हमें ये CAA और NRC ऐसे कानून की निश्चित का एक ठहराव पास किया। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं, ऐसा ठहराव करके हमने शासन को ऊपर भेज दिया। लेकिन एक चीज़ का दुख है कि ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो पाया। ये NRC के खिलाफ पास हुआ, हम इसके लिए खुश हैं, लेकिन पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुआ, अधूरा रह गया। मुत्तहदा महाज के कॉरपोरेटरों ने सर पर नो CAA, नो NRC जैसे नारे तहरीर किए हुए टोपियां पहनकर और हाथों में बैनर लेकर हॉल में दाखिल हुए। मीटिंग का आगाज होते ही इन कॉरपोरेटरों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। हंगामा आराई के दौरान मेयर ने कॉरपोरेटर्स को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इनका मुतालबा था कि NPR के इजाफी कॉलम के खिलाफ भी तजवीज़ पास हो। हम ये चाहते थे कि विरोध NRC और CAA के खिलाफ, हम ये मानते हैं कि हर जगह से विरोध होना चाहिए, वो रोड पर से भी हो, अगर कोई सरकारी जगह है वहाँ से भी हो। एक महासभा हॉल था, वहाँ से भी विरोध दिखना चाहिए सरकार को कि ये मुल्क में मुसलसल विरोध हो रहा है। इस मकसद से ही महागठबंधन आघाड़ी और MIM के जिम्मेदारान और सारे नगर सेवक NRC के विरोध में
कि ये शहर इस मुल्क में एनआरसी और सीएए कानून ना लगे, इसके लिए एहतजाज किए कि ये सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए। मीटिंग में बीजेपी लीडर सुनील आबा गायकवाड़ और डिप्टी मेयर नीलेश आहिरे ने अपने मौकफ को वाजे किया और मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट किया। न्यूज़ 18 उर्दू, मालेगांव, महाराष्ट्र। और अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश असेंबली की। जी हाँ, अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद आंध्र प्रदेश असेंबली में 3 दारुल हुकूमतों का बिल पास हो गया। तमाम इलाकों की जामे तरक्की के बिल को आखिरकार मंजूरी मिल गई। आज इस बिल को कानून साज काउंसिल में पेश किया जाएगा। असेंबली में अपोजिशन ने इस बिल की पुरजोर मुखालिफत की। हंगामे को देखते हुए असेंबली स्पीकर ने अपोजिशन के 17 MLAs को असेंबली से मुअत्तल कर दिया। नए बिल के मुताबिक रियासत की 3 राजधानियां होंगी। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ अमरावती में गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज जारी है। असेंबली के बाहर तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने एहतजाज किया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें और तेलुगुदेशम अरकान असेंबली को गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పైన కోపం లేదు దిశ, లేకుంటే బాధ కాదు, నా సొంతం కాదు. నేను వారిని ఒకటే కోరుతున్నా, నేను కావాలంటే దిశ నేను ఒకటే మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, నాకంటే చిన్నవాడైనా 2 చేతులెత్తి మీకు నమస్కారం పెడతాను. ఆలోచించండి, తొందరపడద్దండి, ఇది మంచిది కాదు. 3 రాజధానులు ప్రపంచంలో ఎక్కడా సక్సెస్ కాలేదు, ఎక్కడా జరగలేదు. 3 రాజధానుల వల్ల అభివృద్ధి జరగదు, అభివృద్ధి చేస్తే అవుతుంది. और वहीं अमरावती और उसके करीब आबाद 29 देहातों में आज बंद की कॉल दी गई है। बंद के पेश नज़र तमाम तिजारती और तालीमी इदारे बंद हैं। खवातीन और एहतजाजी किसानों पर कल हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ ये बंद मनाया जा रहा है। 3 दारुल हुकूमतों के फैसले की मुखालफत करते हुए कृष्णा और गुंटूर में अपोजिशन जमातों के अलावा अवामी तंजीमों ने बंद की कॉल दी है। बंद के पेश नज़र अमरावती के इलाकों में इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। और वहीं विजयवाड़ा के ऑटोनगर में वाक़ सनती इलाके में 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ एहतजाज देखा गया। 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ आज विजयवाड़ा में दरमियानी दर्जे की सनतें बतौर एहतजाज बंद हैं। कामकाज ठप पड़ा है। सनतों में काम करने वाले मजदूरों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का मुतालबा किया है। और 3 दारुल हुकूमत के खिलाफ विजयवाड़ा में भी बीजेपी कारकुनों ने एहतजाज किया। इस दौरान शहर में रैली निकाली गई। स्याह झंडों के साथ बीजेपी कारकुनों ने रैली निकाली। रैली में शरीक बीजेपी कारकुनों ने एक रियासत एक दारुल हुकूमत का नारा दिया। बीजेपी के रियासती सदर कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने 3 दारुल हुकूमत की मुखालफत की। Jagannathan Reddy government, yesterday's assembly, they said they are having a headache. When the pain is in your head, but you are applying balm to your knees. So this is the kind of governance we have. They don't have a proper solution for any of the problems the state is facing. Some of the problems created by Jagannathan Reddy, some of the other problems created by Chandrababu Naidu. But these 2 people now misleading the entire Andhra Pradesh. कश्मीर के मुगल बागात को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल करने के लिए डोजियर तैयार करने का काम मुल्क की एक आर्किटेक्ट कंपनी को सौंप दिया गया है। इसके लिए सितंबर तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस, आर्कियोलॉजी और म्यूजियम्स की जानिब से एक्सटेंशन लेक्चर का इनेकाद किया गया। कई सरकर्दा रिसर्च स्कॉलर्स, हेरिटेज साइट के अलावा कई दीगर लोगों ने इसमें शिरकत की। मारूफ हेरिटेज कंजर्वेशनिस्ट आभा नारायण लांबा ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी यहाँ पेश किया। नारायण लांबा एसोसिएट्स जो है, इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है ये डोजियर बनाने के लिए। इनको 7 महीने का टाइम दिया गया है। आज आप लोगों के साथ जो इनकी इंटरेक्शन थी, इसमें बताने के लिए कि क्या क्या प्रोसेसेस इसमें होती हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट गया है, ताकि आपको पता चले कि वी हैव ट्राई टू गेट द बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में इस वक्त regarding conservation of heritage sites के बारे में. In the historical narrative of Mughal
of gardens and landscaping, as well as the fact that जो इनकी planting species है, this is the most authentic to Mughal floriculture, and therefore the gardens definitely deserve to be on the UNESCO World Heritage Site list. गांदरबल के बालाई इलाकों में हालिया दिनों हुई बर्फबारी से कई गांव में सूरत हाल परेशान कुन है। ऐसे में जिला इंतजामिया की कारकर्दगी भी अयां हो गई है। कसीर आबादी इन दिनों खुदा के रहम करम पर अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो आप देखिए हमारे नुमाइंदे जावेद भट्ट की ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। शोरा आफाक सयाहती मकाम सोनमर्ग के करीब वाक़े गगनगीर और कुलन गांव के लोग इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। हालिया दिनों हुई बर्फबारी और बर्फानी तोदे गिरने के अलहदा वाक़यात में 5 इंसानी जानें जाया हुई और कई रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा। हमारी टीम ने अपने कैमरों में जो तस्वीरें कैद की, इससे अंदाजा होता है कि ये इलाके दफन होने के करीब थे। यहाँ पर तकरीबन 3 फीट बर्फ गिरी और इन इलाकों का राब्ता दुनिया से कट कर रह गया। बिजली सप्लाई मुनक़ता रहने से यहाँ के लोग तारीकी में रहने पर मजबूर हैं और इलाके में तिब्बी सहूलियात का भी फुकदान है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया है कि जिला इंतजामिया की लापरवाही ने इनकी परेशानियों को मजीद बढ़ा दिया है। लोगों के मुताबिक कोई भी सरकारी अफसर इलाके में नहीं देखा गया। गांव वालों का कहना है कि सड़कों से बर्फ भी नहीं हटाई गई। न्यूज़ 18 की टीम ने जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया। आपके वसासत से जनाब हम पूरी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कम से कम इस बैकवर्ड इलाके के ध्यान दें, क्योंकि जो 6 महीने से बिल्कुल ढका हुआ बर्फ से होते हैं सर। यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया है क्योंकि बर्फ यहाँ पे बहुत पड़ रहा है। हमने बहुत ही मतलब गवर्नमेंट से गुजारिश की थी, जो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, बीकन है, बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, उनसे हमने गुजारिश की कि हमें यहाँ पे थोड़ा रोड के बारे में हेल्प करो। और यहाँ पे मकाने गिर गए हैं, आपने खुद भी देखा है कितना डैमेज हुआ है। अब आपके वसादत से हम गवर्नमेंट से ये अपील करता है कि मेहरबानी करके यहाँ पे गगनगीर की तरफ तवज्जो दीजिए। तिब्बी सहूलियात के फुकदान से यहाँ के लोगों को शदीद दुश्वारी होती है। हालांकि यहाँ एक तिब्बी मरकज है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में ये मरकज काम नहीं आता है और लोगों को 7 किलोमीटर दूर गुंड इलाके तक जाना पड़ता है। खासकर बर्फबारी के दिनों में सड़क रास्ता बंद रहने से इनकी मुश्किलें मजीद बढ़ जाती हैं। इसके अलावा मौसम सरमा में सोनमर्ग के चंद गाँव के लोग यहाँ आकर मुकीम होते हैं, क्योंकि यहाँ 3 गांव जो है सरबल है, सोनमर्ग है, यहाँ से वो सदबछी है, वो सब यहाँ पर आते हैं रहने के लिए, क्योंकि वहाँ जो वो रोड है वो ब्लॉक हो जाता है। जब वो यहाँ रहने के लिए आ जाते हैं तो हमारी यहाँ बहुत सारी मुश्किलातें बढ़ जाती है। देखो जैसे यहाँ बर्फ़ से देखो हम लोग कैसे रह रहे हैं। आप लोगों ने खुद ही मुआयना किया है यहाँ का, इस इलाके का। हम इस बर्फ़ से बहुत से मुश्किलात हमें झेलने पड़ते हैं। पहले प्रॉब्लम हमें जो होती है वो सबसे पहले अस्पताल की होती है, क्योंकि जैसे सर देखो पहले आज से 14 साल हो गए, हमारा जो हॉस्पिटल है वो एडी है। तो एडी होने की वजह से यहाँ पर जो डॉक्टर्स है वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। तो जिससे हमारे जो यहाँ पे मरीज है हमें ले जाने पड़ते हैं PSC कुलन, जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। अस्पताल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे एक दवाई अगर सिर दर्द होगा उसके लिए टिकट के लिए हमें 5 किलोमीटर निकालना पड़ता है, वो वहाँ पे जाना पड़ता है। यहाँ की जो आबादी है, कसीर आबादी है, इन लोगों को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनकी जो सड़कें हैं यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, ये सड़कें यहाँ पे अभी तक स्नो क्लियरेंस नहीं हुआ है। इस सड़क पे जो मेन जो आवाजाही है यहाँ पे प्रॉब्लम है उसमें। और अगर बिजली की बात करें तो बिजली भी मुनक़ता है यहाँ पे, इनको अंधेरे में रहना पड़ता है यहाँ पे इस बर्फ़बारी के माहौल में। और बहुत बड़ी बात जो इनकी है यहाँ पे वो है कि तिब्बी सहूलियात नहीं है यहाँ पे। हालांकि हाल ही में यहाँ पे एक हादसा पेश आया था, एक स्नो अवलांच आया था जिसमें 5 लोग हिलाक हो गए थे। और इनका कहना यह है कि अगर यहाँ पे तिब्बी सहूलियात होती तो कम से कम उनमें से कुछ लोग बच भी सकते थे। यहाँ की सूरत हाल देख के ये लगता है कि यहाँ की जो आबादी है इनका खुदा ही हाफिज है। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, गगनगीर, गांदरबल।